सोराइसिस जो है वो एक जल्दी मर्ज़ है जो किसी भी उम्र में रूनुमा हो सकती है, लेकिन आम तौर पर ये 30 साल से 40 साल के दौरान में होती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि सोराइसिस क्या है, सोराइसिस का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका तारुफ क्या है और ये मर्ज़ जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है बॉडी के ऊपर। सोराइसिस जो है वो एक जल्दी मर्ज़ है जो किसी भी उम्र में रूनुमा हो सकती है, लेकिन आम तौर पर ये 30 साल से 40 साल के दौरान में होती है या फिर 50 साल से 60 साल के दरमियान में लोगों को ये आर्ज़ा लाहक होता है। ये बॉडी की किसी भी जिस्म के हिस्से पर जो है वो हो सकता है और ख़ास तौर पर ये जोड़ों पर नमूदार होता है। और ये ऐसे होता है कि जैसे जो स्किन है वो वहाँ से, जैसे हाथी की स्किन होती है, मोटी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है और उस पर जो है वो स्केल्स बन जाते हैं, चाने जैसे होते हैं या चकते होते हैं, इस तरह की चीज़ बननी शुरू हो जाती है। सोराइसिस आम तौर पर जो है वो देखने में आता है जो स्ट्रेस के पेशेंट हैं उनके अंदर। और सोराइसिस इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को है, अमेरिका में और जो ठंडे ममालिक हैं, जिनमें सर्द ममालिक हैं, उनके अंदर इसकी रेशो ज़्यादा है। और सोराइसिस जो है उसकी अलामात, उसके सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। सोराइसिस के सिम्टम्स क्या हैं या इसकी अलामात क्या हैं, आज हम इस पे बात करते हैं। तो सोराइसिस जो है ये पहले स्किन जो है वो सुर्ख सी होना शुरू होती है और उसमें छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये पहले सिम्टम्स हैं जो नमूदार होते हैं स्किन के ऊपर। और सोराइसिस जो है वो स्किन ऑटोइम्यून डिजीज़ होने की वजह से, ये चूँकि सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो इसमें स्किन सेल जो है वो बहुत जल्द जो है वो तैयार होकर स्किन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। हमारी स्किन वैसे तो ओवरऑल जो हमें ऊपर लेयर नज़र आ रही है वो 30 डेज़ में जो इसके सेल्स हैं वो डेड होकर ख़त्म होते हैं और 30 डेज़ में ही वो नए सेल आ जाते हैं। तो जो इतना सुस्त प्रोसेस होने की वजह से हमारी स्किन हमें डैमेज हुई नज़र नहीं आती है, बल्कि ये बिल्कुल मुलायम और ख़ूबसूरत नज़र आती है। लेकिन यही सेल जो हैं वो इस कदर तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि ये 7 दिनों में ये सर्कल जो है वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जब ये 7 दिनों में कंप्लीट होता है तो वो सेल जब बाहर आते हैं तो ऊपर वाली स्किन जो है वो खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाती है। जब ये ऊपर वाली स्किन झड़ती है तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ से छिल गई है या वहाँ पे वो दाने बन गए हैं, कट्स आ गए हैं। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं इसके अंदर। और इसमें मुख्तलिफ अक़साम का सोराइसिस होता है। बाज़ दफ़ा एक ख़ास किस्म की गले की इन्फेक्शन की वजह से सोराइसिस होता है, जैसे जिसको हम गोटेट सोराइसिस कहते हैं। इसमें एक ख़ास किस्म का जो वायरस है वो अमल दखल उसका होता है। जो ही वो सोराइसिस जो बैक्टीरिया है या वो जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है तो ये सोराइसिस भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाकी जितने भी सोराइसिस हैं वो एक क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जितने भी अक़साम के सोराइसिस हैं, और वो सारे के सारे जो है वो मुतअद्दी मर्ज़ हैं जो पुराने हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं। और इसके अलावा यह है कि वो लाइफ टाइम चलते हैं लोगों के साथ। होम्योपैथी के ज़रिए से उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन जो आपका एलोपैथिक मॉलेज है वो हमेशा आपको यही कहता है कि इस मर्ज़ को सारी उम्र साथ लेकर चलना है। लेकिन ये चूँकि नॉन कंटीजियस होता है, मैन टू मैन इन्फेक्शन नहीं है, एक से दूसरे फ़र्द को नहीं लगती है, इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका इलाज तो करवाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी के साथ शेक हैंड करते हैं या किसी के साथ आप गले मिलते हैं या जो मियाँ बीवी के आपस में रब्ता है या ब्लड के जो है ट्रांसफ्यूजन के साथ है, तो ये एक फ़र्द को से दूसरे फ़र्द को नहीं लगता है। ये मरूसी मर्ज़ ज़रूर है, ख़ानदानी मर्ज़ ज़रूर है, लेकिन यह है कि
उसको फ़र्द को तो हो सकता है कि जिसके बाप को है या जिसके दादा को है या जिसके ननिहाल में है या ददियाल में है, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मर्ज़ जो है मैन टू मैन इन्फेक्शन नहीं है कि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को मुंतकिल नहीं होती है। और इसके सिम्पटम्स में हम आए तो जैसे ये गुटेड सराइसिस है, ये जो गले की इन्फेक्शन से होता है। पामोप्लांटेड है तो सराइसिस है तो उसमें यह है कि ये हाथों की हथेलियों पर या पाँव के तलवों पर होता है। इसी तरह से इनवर्स सराइसिस है तो इनवर्स सराइसिस में जो फोल्डिंग एरिया होता है, ये एरिया है हमारा, या ये जो औरतों के ब्रेस्ट के नीचे का एरिया है, वो इन्वर्स हुई जगह है, फोल्ड हुई जगह है, उसके अंदर जो अगर वो स्किन जो है वो है तो उसको हम कहते हैं इन्वर्स सोराइसिस। इसी तरह से नेल सोराइसिस है। नेल सोराइसिस में है कि नाखूनों के अंदर जो है वो मोटे नाखून हो जाते हैं और अंदर उसके सोराइसिस बन जाता है और नाखून भद्दे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कट आ जाते हैं उनके ऊपर। तो ये उस तरह का सोराइसिस है। एक है सोराइसिस वल्गैरिस। सोराइसिस वल्गैरिस क्या चीज़ है? ये पूरी बॉडी के ऊपर पूरे जिस्म को घेर लेता है। तो इस तरह का सोराइसिस हो तो इसको सोराइसिस वल्गैरिस कहते हैं। इसी तरह से आर्थराइटिस सोराइसिस है। तो आर्थराइटिस सोराइसिस में यह है कि ये जोड़ों पर होता है, ख़ासतौर पर कोहनियों के जोड़ हैं, ये नी जॉइंट हैं या हमारे टखनों के जॉइंट हैं, उनके ऊपर जो है वो ये नुमायाँ होता है। और बहुत सारी सोराइसिस की किस्में हैं, जैसे जो एरिया जिसको ये इन्फेक्ट कर रहा होता है उसी के नाम से ही इसको जाना जाता है। जैसे जेनिटल सोराइसिस है तो ये जेनिटल पार्ट्स जो हैं हमारे, जो नेवल एरिया का जो एरिया है हमारा, उसके अंदर जो इन्फेक्शन होती है, सोराइसिस होता है, उसको हम जेनिटल सोराइसिस कहते हैं। ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। स्कैल्प सोराइसिस है कि जो हमारी खोपड़ी पे, सर पर होता है, बालों के अंदर होता है, तो उसमें भी इसी तरह से जो चकते से बनते हैं वाइट कलर के, तो ये जो सोराइसिस है उसको हम स्कैल्प सोराइसिस या खोपड़ी का एक्जिमा या खोपड़ी की चंबल, इसके नामों से जानते हैं। तो ये वो सोराइसिस की बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी अक़साम हैं जो इनके मुख्तलिफ एरिया के वाले से, या उन बच्चों का अगर सोराइसिस है तो उसको हम पेरियोडिक सोराइसिस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के सोराइसिस हैं जो उनके सिम्टम्स के मुताबिक उनकी डिवीज़न की गई है। और ये डिवीज़न इसलिए की जाती है ताकि उसके ट्रीटमेंट में आसानी हो, उसकी डायग्नोसिंग में आसानी हो, तो ये वो उसके सिम्टम्स लेने में आसानी हो कि अगर किसी को स्कैल्प सोराइसिस है या जेनिटल सोराइसिस है तो डॉक्टर सिर्फ उसी जगह पर फोकस करे जहाँ पे वो सोराइसिस है, या अगर इनवर्स सोराइसिस है तो डॉक्टर को पता हो कि फोल्डिंग एरियाज़ में है तो डॉक्टर उसी को फोकस करके उसी को डायग्नोज करे और उसी का ट्रीटमेंट करे। तो इसलिए ये सिम्टम्स को आसानी से तलाश करने के लिए ये डिवीज़न भी की गई है। सोराइसिस के असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सोराइसिस की सबसे पहली बात तो ये है कि एलोपैथिक तरीका इलाज में तो ये बताया जाता है कि इसके काजेज़ अननोन हैं, कि ये पता ही नहीं है कि ये क्यों हो जाता है। लेकिन बहरहाल अगर तहकीक की जाए तो आम तौर पर ये मरूसी तौर पर भी मुंतकिल होता है। ये इसीलिए इसके कज़न मैरिज पर आम तौर पर ये कहा जाता है कि कोशिश करें कि जिन फैमिलीज़ में ये मौजूद है तो वो कज़न मैरिज से अवॉइड करें। और इसके अलावा मरूसी के अलावा ये भी है कि जिनकी स्किन का कोई प्रॉब्लम्स पहले से चल रहे हैं उनमें भी आमतौर पर सोराइसिस जो है वो जल्दी हो जाता है। और एसटीडी जो है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ जो हैं, उनकी वजह से भी ये सोराइसिस का अर्जा होने का खदशा होता है। जैसे HIV है वो पॉजिटिव आ जाती है, या सिफिलिस है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो गोनोरिया है उसकी वजह से भी ये मुमकिन है कि सोराइसिस भी ऐसे पेशेंट्स को अक्सर देखने में आता है। और कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ अगर पहले से है तो ये भी चूँकि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी ये इसका रूनुमा हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये इसके जो अलामात हैं वो सामने आ जाती हैं। जैसे किसी को वाइटिलिगो है, फुलवैरी का मसला है, बर्स है, तो उसकी वजह से भी अक्सर फुलवैरी के पेशेंट्स को साथ सोराइसिस भी होता है। इसी तरीके से आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी सोराइसिस जो है वो हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम बच्चे जो हैं उनको अक्सर सोराइसिस का मसला होता है। और बहुत सारे ऐसे जो ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं, जितनी भी, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ हो तो उसके साथ दूसरी
किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ के होने का खदशा होता है, ख़ास तौर पर सोराइसिस के होने का ज़्यादा खदशा होता है। और जो शुगर पेशेंट हैं वो बेतहाशा अगर इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, सारा टोटल डिपेंड इंसुलिन पर कर रहे हैं और वो भी एक्सेसिव ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जिल्द के अंदर खुश्की आ जाती है, कट्स आ जाते हैं, उसके बाद सोराइसिस हो सकता है। जिल्द के कट जाने से, जल जाने से या उसके ऊपर कोई स्टिचिंग होने से, कोई सर्जरी होने के बाद जो है वो सोराइसिस होने के खदशात होते हैं। स्कार्स जिल्द पे आ गए हैं, छिल गई है जिल्द किसी वजह से, तो उसकी वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। सोराइसिस की बाकी अगर वजूहत देखी जाएँ तो जो स्मोकिंग है, ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले लोग हैं, उनको भी सोराइसिस ज़्यादा देखने में आता है। जो लोग बगैर किसी एहतियात के जो सीमेंट के कारखानों में काम करते हैं, केमिकल के कारखानों में काम करते हैं, उनको भी सोराइसिस ज़्यादा देखने में आता है। जो लोग जो इमारती काम हैं, इमारत की तामीर है, उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्लव्स हैं या जो शूज़ हैं वो बाकायदा पहन कर नहीं काम करते हैं या सर पे कैप नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि सर में सीमेंट गिरने से, हाथों को सीमेंट का लगने से या केमिकल लगने से और पाँव को केमिकल के लगने से जो है वो सोराइसिस हो जाता है। ख़ास तौर पर नाखूनों का सोराइसिस जो है वो नाखूनों के अंदर चूँकि ये केमिकल चले जाते हैं और वो ज़्यादा देर तक वहाँ रहते हैं, तो उनको ये डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह से ख़वातीन में नाखूनों का जो सोराइसिस है वो ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि ख़वातीन अक्सर जो है वो कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, तो कोई केमिकल यूज़ करती हैं घर की सफाई के लिए, तो वो केमिकल जो है वो स्किन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ये सोराइसिस बन जाता है। इसी तरीके से जो लोग कॉस्मेटिक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके भी चूँकि वो उसके अंदर केमिकल होता है, तो वो केमिकल स्किन को डैमेज करता है, तो जिसकी वजह से ये सोराइसिस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये चंद वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी काजेज़ हैं जो सोराइसिस का बायस बनती हैं। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई ऐसे ट्रिगर ज़रूर हैं जिनकी वजह से ये बनता है। तो उन रिस्क फैक्टर्स को हमें अगर हम मद्देनज़र रखेंगे, अगर इन वजूहात को हम जान लेंगे, तो इनसे बचाव भी मुमकिन हो सकता है। सोराइसिस का डायग्नोज कैसे करें हम, इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है? वैसे तो इसके बहुत सारे टेस्ट हैं, बायोप्सी के ज़रिए से जाना जा सकता है कि ये सोराइसिस है या कोई और मर्ज़ है, लेकिन फिज़िकली चेक करके भी डॉक्टर जो है उसकी हिस्ट्री लेकर भी, जब उसकी फैमिली हिस्ट्री लेता है, उसके पूरे सिम्पटम्स जो है उसको नोट करता है, सारे साइंस को देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये सोराइसिस है। अब डॉक्टर ने ये देखकर ये तजवीज़ करना होता है कि इसका किस ग्रेड का सोराइसिस है। ये भी वो तशख़ीस करके बताता है कि ये इसकी कौन सी स्टेज है, किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है। दूसरी बहुत बात यह है कि उसकी किस्म कौन सी है, ये किस काइंड का है, किस टाइप का सोराइसिस है, ये भी डॉक्टर ये देखकर बताता है कि ये रोटेट सोराइसिस है, ये जो है सोराइसिस आर्थराइटिस है, सोराइसिस वल्गैरिस है, स्कैल्प सोराइसिस है, इन्वर्स सोराइसिस है। जितने भी सोराइसिस की टाइप्स हैं वो उनके बारे में जो है वो डॉक्टर उसको देखकर फिज़िकली चेक करके देखता है, और अगर उसको ज़रूरत हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोलॉजिकली टेस्ट करवा कर जो ब्लड में से होते हैं वो कराने से भी पता चल जाता है कि ये वाक़ईतन सोराइसिस ही है या कोई और मर्ज़ है, और अगर सोराइसिस है तो इसकी टाइप कौन सी है। होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है और बाकी दीगर तरीका इलाज में इसका क्या तरीक़ाकार है। तो बाकी चूँकि इसको अननोन डिज़ीज़ समझा जाता है कि इसके काजेज़ जो है अननोन हैं, और दूसरी चीज़ यह है कि इसको ऑटोइम्यून डिज़ीज़ समझा जाता है, इसलिए इसका इलाज करने के बजाय इसको मैनेज किया जाता है कि लाइफ टाइम इसको किस तरीके से मैनेज किया जाना है, इसकी जो अलामात हैं उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाता है, या फिर हाई किस्म के स्टीरॉयड्स या कोई इस तरह की मेडिसिन देकर इसको सप्रेस्ड कर दिया जाता है। जब ये मर्ज़ अंदर जाता है तो फिर उसके बाद किसी और सूरत में बाहर निकलता है, बाज़ दफ़ा उसी मर्ज़ की सूरत में निकलता है, या बाज़ औक़ात यह है कि किसी दूसरे ख़तरनाक मर्ज़ की सूरत में ये रूनमा होता है, जैसे कोई लिवर का कैंसर है, अल्लाह ना करे, और इसी तरह से कोई दूसरे किस्म के कोई ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, उनकी शक्ल में भी आ सकता है, और फिर एज़मा की सूरत में भी ये बाहर निकल सकता है। तो इस तरह के मसाइल बनते हैं, तो इसलिए इसका होम्योपैथिक इलाज करवाना ज़रूरी है। लेकिन याद रखें कि इसका इलाज आप सेल्फ मेडिकेशन से ना करें,
खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। उसका नुकसान क्या होता है कि बाद दफ़ा बना बना जो काम है वो बिगड़ जाता है। क्यों? कोई अच्छा एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर ही अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन आपको देगा तो ये सोराइसिस ठीक होगा। वजह ये है कि सोराइसिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है और ये एक तकलीफ़देह मर्ज़ है। ये आपकी लाइफ को हर हवाले से अजीरन कर देता है, स्ट्रेस को बढ़ा देता है कि आपका सोशल कॉन्टैक्ट जो है वो कम हो जाता है। लोग आपसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, लोग आपसे हाथ मिलाना, गले मिलना, किसी ने अगर किसी तकरीब में बुलाया है तो आपसे अलहदा होकर बैठता है और आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाता है, आपके कपड़े को यूज़ नहीं करता है, जहाँ से आपने वहाँ हैंड वाश किए हैं वहाँ हैंड वाश करने से डरता है। हालांकि ये मैन टू मैन इन्फेक्शन है ही नहीं है, एक से दूसरे बंदे को ये मुंतकिल नहीं होता है, लेकिन ये अब पूरे मुआशरे को कैसे हम एजुकेट करें कि ये काम जो है ये इससे कभी भी एक से दूसरे को, इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी किसी दूसरे को ये मुंतकिल नहीं होता है, ना ये अज़दवाजी तल्क़ात से ये दूसरे को मुंतकिल होता है। लेकिन बहरहाल जब आप सेल्फ मेडिकेशन शुरू करते हैं तो ये चीज़ें जब फिर ज़्यादा निकल कर बाहर आती हैं तो आप ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और ज़्यादा लोगों से मिलने से जो है वो घबराते भी हैं और लोग भी आपसे मिलने से घबराते हैं, तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी से और बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आगाज़ में बता दिया है कि कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन के बजाय अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मिलें और उससे मेडिसिन लें। जैसे हाइड्रोक्टाइल है, ये बेहतरीन मेडिसिन है जो सोराइसिस को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि इसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर किसी बंदे के पहले से वाइटिलिगो है, फुलबेरी या बर्स का मर्ज़ है, उसको अगर दी जाए तो ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकोडर्मा भी ठीक हो जाएगी, फुलबेरी जो है, और इसके साथ जो है वो उसका सोराइसिस भी ठीक हो जाएगा। पहले सोराइसिस ठीक होगा और उसके बाद लिकोडर्मा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास और बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे सल्फ़र है, तो अगर जलन है उसके अंदर और साथ पेशेंट जो है वो ज़्यादा सफाई पसंद नहीं है, तो उसके लिए भी जो सल्फ़र मेडिसिन है ये बहुत अच्छी है, उसके ज़रिए से हम इसका इलाज कर सकते हैं। और काली आयोडाइड है, ये ख़ास तौर पर जो स्कैल्प का सोराइसिस है उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। और होम्योपैथी में बेतहाशा जो मेडिसिन है सोराइसिस के लिए बड़ी नामवर मेडिसिन है और बड़ी कामयाब मेडिसिन है, जिनको अगर लिया जाए तो सोराइसिस को हम ना सिर्फ मैनेज कर सकते हैं बल्कि इसको जड़ से उखाड़ सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन यूज़ करें, और अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन ली जाए तो सोराइसिस को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। सोराइसिस की प्रिकॉशंस क्या हैं, हिफाजती तदाबीर क्या हैं, किस तरीके से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं उन हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करके, या किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको कोई सोराइसिस का पेशेंट है आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्त अहबाब में या अजीज़ो कारब में, तो आप उसको स्ट्रेस से ज़्यादा बाहर निकालें। ये जो एंजाइटी है, ये स्ट्रेस है, ये बज़ाते ख़ुद किसी भी ऑटो इम्यून को पैदा भी कर सकता है, और अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ पहले से मौजूद है तो उसमें इजाफा भी करता है, उसको बढ़ाता भी है। तो इसलिए स्ट्रेस से जो निकालने के लिए क्या करें, पहली बात उसको ये बताएं कि भाई ये काबिल इलाज मर्ज़ है। जो आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि ये नाकाबिल इलाज है, ये लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा, तो वो खुद ही बंदा स्ट्रेस में चला जाएगा, हालांकि ये होम्योपैथी में काबिल इलाज है। दूसरी चीज़ ये है कि ये चूँकि स्किन डिजीज़ है, जैसे अक्सर लोग वाइटिलिगो या फुलबेरी जो होती है उसके पेशेंट से हाथ नहीं मिलाते हैं, उससे गले नहीं मिलते हैं, उसका लिबास जो उसने पहना हुआ है या जो कपड़े वो इस्तेमाल कर रहा है उसको हाथ नहीं लगाते हैं। इसी तरीके से वो उसके बर्तनों में नहीं खाते हैं, उसका जूठा नहीं खाते हैं, तो उसको बिल्कुल फैमिली से अलग थलग कर दिया जाता है। हालांकि वो मर्ज़ भी जो है वो मुतद्दी नहीं है, नॉन कंटीजियस है, एक से दूसरे को नहीं लगता है। बिल्कुल सेम ही ये है कि गो के सोराइसिस के अंदर स्किन के ऊपर से वो स्कैल्प से उतर रहे होते हैं, स्किन झड़ रही होती है, लेकिन इसके बावजूद ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ये मर्ज़ नहीं लगता है। तो ये सबसे पहली बात है कि आप उस फ़र्द को स्ट्रेस से निकालने के लिए उसको कंपनी दें, उसके साथ मिलकर बैठकर खाएं, और अगर उसके कपड़े जो यूज़ में हैं कोई
बिस्तर है, यूज़ में है, वो आप खुद भी इस्तेमाल करें, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। उसके शेक हैंड करें, उसको गले लगाएँ, कोई इसमें कबाहत नहीं है। इवन मियाँ बीवी के जो आपस के अज़दवाजी तल्लुकात हैं, उसमें भी एक दूसरे को नहीं फैलता है। हाँ, ये जीन्स से एक से दूसरे जीन में मुंतकिल हो रहा है, तो वो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर दादा को है, तो पोते को हो सकता है बाप को हो ही ना। तो और ये भी हो सकता है कि अगर फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, तो उनमें से किसी एक मेंबर को हो जाए और बाकी 3 जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहें। तो इसलिए उस बंदे को इस स्ट्रेस से निकालें कि भई ये कोई मुतअद्दी मर्ज़ है, ये एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकता है, ऐसा नहीं है, और उसको कंपनी दें। इसके अलावा ये है कि ये मर्ज़ जो है, ये ख़ास तौर पर जो ज़्यादा लोग नशा करते हैं, उनको सिगरेट पीते हैं, नस्वार है, छालिया है, इनसे होता है। तो ये ओवरऑल भी हमारी सेहत के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, और अगर हम सोराइसिस के पेशेंट हैं, तो ये ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसी तरीके से अगर आपकी फैमिली में सोराइसिस चला आ रहा है, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, ताकि जो है ये सोराइसिस आप में मुंतकिल ना हो। ये जो हमारे घरों में गीज़र का सिस्टम आ गया है, पानी गर्म करने का, आजकल तो इंस्टेंट गीज़र हैं, इधर बटन दबाया उधर पानी गर्म। तो उससे क्या नुकसान होता है कि हम गर्म पानी से नहाते हैं और बहुत शदीद गर्म पानी से नहाते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर जितनी ऑयली चीज़ें होती हैं वो ड्राई हो जाती है स्किन, और वहाँ कट आ जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये सोराइसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्दियों में भी एक तो गर्म पानी नहाने से भी ये मसला बनता है, दूसरा ये जो इलेक्ट्रिक हीटर हैं या गैस के जो हीटर हैं, इनकी वजह से भी मॉइस्चर जो है वो फ़ज़ा में से सक हो जाता है। तो मॉइस्चर ख़त्म होने से हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने से जो है ये जो सोराइसिस है वो बढ़ता भी है, और ये इसके अलावा ये है कि होने के चांसेस भी होते हैं। इसी तरीके से सर्दियों में हम पानी कम लेते हैं, पानी कम लेने की वजह से भी ये सोराइसिस होता है। हमें वाटर इनटेक को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है वो सोराइसिस ना हो। और जो यख ठंडे इलाके हैं जहाँ बहुत सर्दी है, वहाँ सर्दी से भी ये मसला होता है कि स्किन रैप्चर होती है, और इसके अलावा इंसान की ज़िंदगी महदूद हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलता है, तो उसमें सोराइसिस की वजह से जो सोच होती है, एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, वो भी इन्हांस कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके मर्ज़ में इजाफा होता है। आजकल हमारी ये जो जंक फूड्स हैं, ये जो बेकरी आइटम्स हैं, ये हमारे चूँकि स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं, इससे हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो, चूँकि ये ऑटो इम्यून जो मर्ज़ है, इसकी वजह से हमारी कुव्वत मुदाफ़त जब कमज़ोर होती है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ जो हैं वो ज़्यादा लग जाती हैं। तो इसलिए हमें इनसे भी परहेज़ करना चाहिए। और जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको अपनी शुगर मैनेज रखनी चाहिए। अगर उसको शुगर को वो मैनेज नहीं रखते हैं, एक लेवल पर नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से उनको इंसुलिन ज़्यादा लेनी पड़ती है या दूसरी ड्रग्स ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, जिसकी बुनियाद पर उनको ये मसला जो है सोराइसिस का, इसमें ज़्यादती आ जाती है। तो ये वो प्रिकॉशंस हैं या एहतियातें हैं जो हमें ज़रूर अपनानी चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और गर्म जो पानी से नहीं नहाना चाहिए, और जो रूम टेम्परेचर है उसमें रहना चाहिए। अपने लिहाफ यूज़ करें आप सर्दी से बचने के लिए, ना कि आप गैस हीटर को यूज़ करें। इसी तरीके से सूती कपड़े पहनें, जो रेशमी कपड़े हैं या जो जिनके हवा नहीं अंदर जाती है, जिन कपड़ों के ज़रिए से, उनसे भी स्किन हमारी डैमेज होती है, और उससे जो है वो सोराइसिस होने का खदशा होता है। सोराइसिस की होम रेमेडीज़ क्या हैं, हम घरेलू टोटकों से इसको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं या इसका इलाज कर सकते हैं, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कॉड लिवर ऑयल जो है, मछली के तेल के जो कैप्सूल होते हैं, वो भी सोराइसिस को मिनिमाइज़ करने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो वो आप रेगुलर खा सकते हैं। ये आम जो है जनरल स्टोर से भी आप तो मिलना शुरू हो गए हैं, तो उनसे आप लेकर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने वाली अपनी जो खुराक है उसमें इजाफा करें। मसलन अंजीर है, वो आप रोज़ाना खाएं। कलवंजी थोड़ी सी ले सकते हैं आप, उसको खाएं, उससे भी ये कवर होता है।
फिर इसके अलावा शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। शहद के ज़रिए से भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन्हांस होता है। जितनी भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, कुफ़्ते मुदाफ़त को बढ़ाती हैं, उनको आप लें तो उससे होता है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसके ज़रिए से भी हम इस को कंट्रोल कर सकते हैं। और अपनी स्किन को ऑयली रखें। ऑयली रखने के लिए आप ऑयली चीज़ें भी खाएं, जैसे ऑलिव ऑयल है, वो आप रोज़ाना की बुनियाद पर दूध में डालकर पी सकते हैं। अपने जो खाने के लिए जो सालन बनाया हुआ है उसके अंदर सब्ज़ी है, दाल है, कोई और सालन है तो उसके अंदर डाल के भी उसको खा सकते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल को आप अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं। ये जो एलोवेरा है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये अगर हम अपने जहाँ पे ये मसला बना हुआ है उसके ऊपर एलोवेरा जेल को लगाएं तो वो ठीक रह सकती है। मकसद तो हमारा ये होता है कि स्किन को किसी वक्त भी खुश्क भी ना रहने दिया जाए और उसको गंदा भी ना रहने दिया जाए, उसको साफ़ सुथरा भी रखा जाए। तो इन चीज़ों के ज़रिए से हम स्किन को जो है महफूज रख सकते हैं और हम अपने ये होम रेमेडीज़ को यूज़ करके हम सोराइसिस पर काबू पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।